1.1 में टैकल भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य क्यों है? ठीक है, एक बार बताइए, पूछ रहे भाज्य संख्या क्यों नहीं है? यह भाज्य संख्या क्यों नहीं है? एक बार बताओ, क्या ये भाज्य संख्या है? क्यों है भाज्य संख्या है? क्योंकि एक और नहीं, एक सेकंड रुकिए, क्योंकि एक और 16 जो है, 1 और 16 के बीच में कौन कौन इसको काट सकता है? 2 3 2 4 और 8 2 4 8 इसको काट सकते हैं कि नहीं है? 6 कैसे काट देगा इसको? तो 2 काट सकता है, 4 काट सकता है, 8 काट सकता है कि नहीं? 2 4 8 इसको काट सकते हैं। मतलब क्या हुआ? इसके अगर अभाज्य गुणनखंड में अगर देखिए, ठीक है ना, 2 मान एक बार बताता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 गुणा 4, ठीक है? तो 1 और 16 के अलावा, ध्यान से देखिए, 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 16 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 3 4 दुनिया 16 है कि नहीं? 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 8 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 8 16 और कैसे लिख सकता हूँ मैं? बस, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ ना? अच्छा, अगर इसके मुकाबले एक संख्या अधिक 17 रहती तो क्या करता मैं? 17 को कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणा 17। इसके अभाज्य गुणनखंड में इसका गुणनखंड किया है तो क्या संभव है? केवल यही एक संभव है, यूनिक। इसमें 1 आ रहा है या 17 आ रहा है, देख रहे हैं ना? और पूछा सकता है क्या? नहीं। इसमें 1 और 16 को नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन इसमें और भी तरीके से लिखा जा सकता है। इसके गुणनखंडों में 1 और 16 के अलावा और कोई भी आ पा रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 और 17 के बीच ऐसा कुछ नहीं आ पा रहा है। ऐसा नहीं है कि 17 को मैं ऐसा नहीं है कि 17 को मैं ऐसे लिख पा रहा हूँ, 1 गुणा भी 2 संख्या या 3 संख्या को पूरा करके लिख पा रहा हूँ, जहाँ 1 और 17 नहीं है और ना ही भी 1 और 17 है। ऐसा नहीं लिख पा रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख पा रहा था मैं 1 और 16 के अलावा ऐसे कई सारे गुणनखंड इसको मिल जा रहे थे जो इस तरीके से हम उसको लिख पा रहे थे। ठीक है, ओके? अब यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 है। पूछ रहा है कि क्या यह संख्या भाज्य है? जैसे 16 होता है, 8 होता है, 32 होता है, या 10 होता है, 20 होता है, जो भाज्य होता है, क्या यह संख्या भाज्य है? यहाँ बीच में प्लस है, तो ये 13 ये 13 कॉमन ले सकते हैं क्या? तो क्या बचेगा? 7 गुणा 11 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं। ये कितना हुआ था? 78 हुआ? 13 गुणा 78 हुआ? ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि ये जो संख्या थी, जो भी होगी संख्या, होगी ये संख्या यही तो है, ये संख्या यही था। 13 गुणा 78 लिख पा रहे हैं, ये संख्या टूट करके 13 गुणा 78, ना कि 1 गुणा एक पूर्ण संख्या। 2 इसके और गुणनखंड मिल रहे हैं, एक के अतिरिक्त अन्य 2 गुणनखंड मिल रहे हैं, इसलिए यह जो संख्या वो है वो भाज्य संख्या है। लिख दीजिए, एक के अतिरिक्त अन्य 2 गुणनखंड हैं,
संख्या के एक के अतिरिक्त, इस संख्या के एक के अतिरिक्त अन्य दो गुणनखंड हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। समझाया? 17 का कोई गुणनखंड नहीं था, 17 का या तो 1 था या 17 था, इसमें ऐसे है। ठीक है, और यामिनी बीमारी है क्या? यामिनी मैडम उनसे कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करवा लो। हाँ हाँ, वो भूगोल पढ़ा देंगे। ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, पिछली बार सिलेबस कंप्लीट हो गया था। ठीक है ना, बहुत जल्दी से कंप्लीट हो गया था, मतलब नवंबर में कंप्लीट हो गया था। ऐसा ही होगा इस बार भी, इस बार हो सकता है और जल्दी हो जाए। ठीक है, अब इस संख्या का कोई करे, इस संख्या का ट्राई करिए आप लोग, इसका ट्राई करिए आप लोग। सात, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5। ठीक है, इसमें 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7, 6, 4, 4, 3, 2 और 1 प्लस 1। कितना है? 5 गुणा, इसको हल करेंगे तो आ रहा था 1009। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल मिल जा रहा है। इस संख्या को मैं दो संख्याओं के गुणनफल में लिख पा रहा हूं, तो लिखो सीधे सीधे, यह एक भाज्य संख्या हो गई, क्योंकि गुणनफल में एक के अतिरिक्त अन्य दो गुणनखंड हैं। हाँ, वही लिख दीजिए, यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड मौजूद हैं। एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड मौजूद है। ठीक है, 49 एक भाज्य संख्या है क्या? हाँ, एक को छोड़ के कोई अन्य संख्या मिल जा रही है जो 1 और 49 के बीच में है, और हम उसको अभाज्य गुणनखंड में इस तरीके से लिख पा रहे हैं। 10 है क्या? 1 और 10 के बीच में ऐसी संख्याएं मिल जा रही हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड किया 10 का, 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 1 और 10 के बीच अन्य गुणनखंड भी उसके मिल पा रहे हैं, इसलिए वो भाज्य है। 10 2 और 5 से भाज्य है। 10 क्या है? 2 और 5 से भाज्य है। ठीक है, चलिए परिमेय और अपरिमेय संख्या मैंने बता दिया था। अब आपको सिद्ध करना होगा यहाँ पे कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। इसमें क्या क्या, इस संख्या को मैंने अगर ब्रेक किया है, जैसे कि अगर सपोज 10 होता तो उसको तोड़ के मैंने 5 गुणा समथिंग करके ला दिया है, तो ये एक तो है नहीं है, ये भी एक नहीं है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड जब मैंने किया है, एक के अतिरिक्त अन्य दो संख्याएं आ रही, दो गुणनखंड मिल जा रहे हैं हमें, इसलिए वो एक भाज्य है। ओके, क्लियर है? अब आपको एक सवाल आएगा आपका, मैंने परिमेय संख्या बता दी थी आपको, ठीक है, परिमेय संख्या हो चुकी है, अच्छे से मैंने लिखवाया था परिमेय संख्या के बारे में, इसलिए लिखा तो दिखाया मुझे एक बार, कुछ छूटा तो नहीं है? क्या लिखा था मैंने? और अपरिमेय संख्या ठीक है, सिद्ध कीजिए।
√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आता है एग्जाम में, ठीक है। इसका उत्तर दे लीजिए एक बार। अच्छा, अगर मैं बात कहूँ आपको, मैं कहूँ कि आपको यहीं पे पेंसिल की दुकान है, मैं बोलूँ कि अगर यहीं पे पेंसिल की दुकान है और ये 50 किलोमीटर दूर है, मैं कहूँ कि पेंसिल की दुकान है वो 50 किलोमीटर दूर है, आप चलना शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए चलना शुरू कर रहे हैं और 1 मिनट के बाद ही वो दुकान आ गई, सपोज 1 मिनट बाद ही दुकान आ गई, तो तुम्हें क्या लगेगा? सर गलत कह रहे थे, वो कहते हैं 50 किलोमीटर दूर है, पर ये तो 1 मिनट में आ गया, इसका मतलब सर गलत कह रहे थे। मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं पता है कि वो दुकान कहाँ पे है, मैं कहूँगा जाओ इधर ही है, इधर दुकान है और 5 किलोमीटर, सपोज बोलो 5 किलोमीटर दूर है एक दुकान, वहाँ से पेंसिल लेके आ गया, 5 किलोमीटर दूर, मैंने बोल दिया 5 किलोमीटर दूर। अब किसी बच्चे को नहीं पता है, उसको लगा हो सकता है 5 किलोमीटर दूर होगा, पर वो जैसे ही कॉलेज से बाहर निकला उसको दुकान मिल गई। सर तो कुछ गलत कह रहे थे, इसका मतलब सर गलत कह रहे थे, ये दुकान 5 किलोमीटर ना होकर के केवल 500 मीटर पे है, इसका मतलब सर गलत कह रहे थे। पर आप ये मान के चल रहे थे कि 5 किलोमीटर है, आपको वहां पहुंचने पे समय के हिसाब से पता चला कि वो सर गलत कह रहे थे। इन केसेस में भी हम ये मान के चलते हैं कि ये परिमेय संख्या है, आगे जाकर के हमें पता चलता है कि कुछ गलतियां हैं, इसका मतलब जो मैंने माना था कि ये परिमेय संख्या है वो गलत माना था, इसका मतलब अगर परिमेय नहीं है तो वह अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना ये जो है एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या है? अगर ये परिमेय संख्या है तो जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ? सीधे सीधे लिख देंगे, कोई ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। इसका मतलब p/q, जहाँ पे p, q कहाँ से आते हैं? पूर्णांक से आते हैं, और q जो होता है वो 0 नहीं होता है। हर एक बच्चे को डेफिनेशन याद होना चाहिए, ठीक है, ओके। ठीक है, अब ये एक लाइन लिखने की जरूरत पड़ जाती है, यदि p और q का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब खंड से p तथा q को विभाजित करने पर हमें प्राप्त होता है, ठीक है। ये लाइन क्यों लिखनी जरूरी है मैं बताऊंगा आपको अभी। √5 बराबर क्या हुआ, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब एक बात बताइए कि अगर p और q है, सपोज 4/6 आया, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं, मान लीजिए परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है ना, मान लीजिए परिमेय संख्या 4/6 हो सकती थी ना, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है ना, वो तो हम वैसे भी सही कर सकते थे उसको, वही किया गया बस। वो परिमेय संख्या अगर ऐसे मिलती है कि p और q में कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यहाँ पर मान लीजिए 2 है, तो हम उसको ऊपर नीचे विभाजित करके हम 2/3 ला सकते हैं। अब इसमें 2 और 3 में कॉमन क्या है? 1 है, ठीक है, 1 है। ये संख्याएं क्या बोल देंगे? इन संख्याओं को बोलते हैं को-प्राइम्स। को-प्राइम मतलब एक के अतिरिक्त कोई उन्हें सहअभाज्य, सही कह रहे हैं,
सह अभाज्य, मतलब एक के अतिरिक्त कोई उन्हें विभाजित नहीं कर सकता है। ये बात क्लियर हो गई। अगर विभाजित करते तो क्या करते, ऊपर नीचे काट देते भाई। अगर सपोज है किसी के यहाँ 15 है और यहाँ पे 9 है तो काट नहीं सकते हैं। 3 5 15, 3 3 9, भाग ही तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, नहीं है ना। तो यही मैंने किया है। यदि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तब उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से P तथा Q को विभाजित करने पर हमें प्राप्त होता है। मान लीजिए हमें ऐसे मिल गया, हमें √5 बराबर मिल गया, हमें A बाई B मिल गया। ओके, काटने छूटने में मुझे ये मिल गया, ठीक है, आ जाइए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, √5B इक्वल टू क्या मिला मुझे, A मिला कि नहीं मिला, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या मिला मुझे, 5 × B² बराबर A²। इसको आप 1 मान लीजिए, ओके, ठीक है। ठीक है, 1 से हमें क्या प्राप्त होता है, 5B² बराबर A² प्राप्त होता है। ओके, 5B² बराबर A² प्राप्त होता है। 5B² A² प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ, B² बराबर A² बाई 5। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। इसका मतलब क्या है, ये क्या बता रहा है, 5 5 जो है वो किसको विभाजित कर रहा है, A² को, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 5 जो है वो A को विभाजित करेगा, 5 is always by, because 5 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताएं मुझे, कुछ अलग किया है तो बताएं मुझे। हाँ, पहले देख लीजिए, उसके बाद ठीक है मैं बताऊंगा। ये समझ में आया कि नहीं, एक प्रमेय भी है इसमें। एनसीईआरटी बुक है किसी के पास, एनसीईआरटी बुक है किसी के पास, एक सेकंड दिखा, वही तो एनसीईआरटी है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, इसमें 5A² को देखो, 5A² को विभाजित कर रहा था ना, तो 5A² को विभाजित कर तो 5A को भी विभाजित करेगा। क्लियर है यहाँ पे, इसको आप 2 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो सरल तरीके से बताऊंगा, कोई परेशानी की बात नहीं। 5 जो है इसको विभाजित कर रहा है, since 5 is dividing, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, A को ना। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, 5 A को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि 5 जो है वो 50 को विभाजित करता है कि नहीं करता है, तो क्या मैं 50 को लिख सकता हूं, 5 गुणा कुछ लिख सकता हूं क्या, लिख सकते हैं ना, 5 गुणा 10 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। 5 ज्यादा थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं मैं, डायरेक्ट ही करवा रहा हूं, थ्योरी आप थोड़ा बुक से देखिएगा। 5 जो है वो A को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, देयर एग्जिस्ट सम, कुछ C मिल जा रहा है यहां से, कुछ C मिल जाएगा वहां से, सच है क्या, कैसे, A बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 5 गुणा C। A बड़ा था ना, 5 50 को विभाजित कर रहा था, यानी A बड़ा है, 5 विभाजित कर रहा था यानी कि A बड़ा है, 5 छोटा है। A बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा सम C। C कहां से आता है, Z। ठीक है, ठीक है। अब A बराबर 5C समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर क्या मिलेगा मुझे, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 क्या था, 5B² = A², 5B² = A²। A² का मतलब क्या हुआ,
5c का स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब a का मान क्या है 5c। अब हमें क्या मिला 5p स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। कोई समस्या है, कोई दिक्कत? वो उसको विभाजित करता तो ये मिल गया, यहां से ये इसको मान वहां रख दिया है। अब ये 5 काट देगा, ये 5 काटेगा 25 को, ठीक है 5 बच गया, कितनी बच गया 25, ये विभाजित करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे b स्क्वायर, ये नीचे चल रहा है b स्क्वायर बटा बराबर c स्क्वायर। ओके, मिला कुछ? समझ आ रहा कुछ? ये 5 जो है वो b स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या हुआ 5 जो है वो b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 5 जो है वो b को विभाजित करेगा। क्यों विभाजित करेगा? बिकॉज 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है। कुछ समझ में आ रहा है? जो समझने की हल्का सी कोशिश करेगा उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ 5 जो है वो b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 b को विभाजित करेगा। इसको आप समीकरण मान लीजिए 3 मान लीजिए, लिखते जाइए। मैं दोबारा समझाऊंगा, दोबारा भी इस क्वेश्चन को समझाऊंगा बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल ये एग्जाम में आता है। बुक में थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ है, यहाँ मैंने बहुत कम लिखवाया है, तो इसको देख लीजिए, कर लीजिए, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ओके, नोटेड? इस तरीके का क्वेश्चन एक और करवाऊंगा मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फ्रॉम 2 and 3, समीकरण 1 और 2 से, 2 और 3 से क्या बोला था 5 डिवाइड a और 5 डिवाइड b। 5 a को विभाजित कर रहा है और 5 b को विभाजित कर रहा है, ठीक है। परंतु हमने क्या किया था उसमें, नहीं हमने क्या माना था ये ठीक है। अतः 5 संख्या 5 a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मैंने क्या कहा था कि अगर कोई घनिष्ठ गुणनखंड होगा तो मैं उसको विभाजित करके 2/3 किया था ना मैंने, लेकिन उसके करने के बावजूद मुझे क्या आ रहा है कि 5 एक संख्या ऐसी मिल रही है जो दोनों को विभाजित कर दे रही है। सभाज्य नहीं मिल पा रहा है, को प्राइम नहीं मिल पा रहा है। मैंने किया था ना अभी कुछ देर पहले 4/6 किया था मैंने, 2 और 3 किए। इसके मतलब क्या है 2 और 3, यानी एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या ऐसी नहीं मिलनी चाहिए जो दोनों को विभाजित कर सके, क्योंकि मैंने पहले ही काट दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी एक संख्या ऐसी 5 मिल रही है जो कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। यह एक विरोधाभास, यह एक विरोधाभास है, क्योंकि एक के अतिरिक्त ठीक है, ठीक है। अगली लाइन लिख लीजिए, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न होगा यह विरोधाभासी परिणाम
यह विरोधाभासी परिणाम इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमने माना था, इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमने माना था कि √5 एक इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ था क्योंकि हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः फाइनल लाइन लिख दीजिए, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? ये सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? ये एक सवाल और करवा दूं ऐसा? ठीक है। क्वेश्चन आप सब खुद करिए। √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए, आप लिखिए सिद्ध कीजिए। √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करिए अपने आप से। ठीक है, तो हमने माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है? P और Q कहां से आ रहे हैं? Z से आ रहे हैं। Q कहां से आ रहा है? 0 नहीं होगा। ठीक है, यदि P तथा Q का एक के अतिरिक्त अन्य घनिष्ठ गुणनखंड है तो हम उससे PQ को विभाजित करके सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स एक और भी प्राप्त कर सकते हैं। लिखिए फटाफट। यदि P तथा Q का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हम उससे P, Q को विभाजित करके सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर A, B प्राप्त कर सकते हैं। अब √2 बराबर क्या होगा? A/B हो जाएगा। काट पीट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? A बराबर √2B। इसको इधर लेके चला गया तो √2B हो जाएगा और उधर A अकेला रह गया है। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या हो जाएगा? वर्गीकरण करने पे क्या हो जाएगा? दोनों तरफ वर्गीकरण करने पे क्या हो जाएगा? A² बराबर B²। इसका मतलब क्या हुआ? A²/2 बराबर B²। इसको एक मानो। ये बात समझ आई कुछ? हैं? रूट क्यों लगाऊं? स्क्वायर कर दिया ना। √2 का वर्ग क्या होता है?